So, hello everyone, my name is Srishti and you are watching Exam Crack. So, today I am going to tell you how you can crack NEET in the very first attempt. So, first of all, you should avoid these things. Like, firstly, you should avoid bunking your lectures. Okay? तो जहाँ पे भी आप कोचिंग कर रहे हो, कहीं पे भी कोचिंग कर रहे हो, लाइक अगर आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, ठीक है, कहीं से भी कर रहे हो, सो प्लीज़ उसे बंक मत करो. एंड ऑल्सो आप बिल्कुल नोट्स पे जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करो. एंड ऑल्सो इसके बाद आप ना सेल्फ स्टडी पे फोकस करो, ठीक है, राइट. बिकॉज आप कहीं से प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, ठीक है, एक दिन भी आप कंसिस्टेंट नहीं हो, तो फिर आपका प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकता है. ओके. एंड ट्राई करो कि आप कम से कम मटेरियल में अपना काम करो. लाइक ज़्यादा बुक्स में आप फोकस मत करो. लाइक आई हैव सीन स्टूडेंट जो कि जैसे फिजिक्स अगर उनको करना है तो इरोडोब लगा रहे हैं, ठीक है, एंड ऑल्सो वो SC वर्मा सॉल्व कर रहे हैं, एंड ऑल डैट वो RS अग्रवाल, मतलब बहुत बहुत सारे बुक्स हैं उनको रिफ़र कर रहे हैं, ठीक है. इन सबको आपको रिफ़र नहीं करना है, आपको सिर्फ एक बुक पे फोकस करना है, जो कोई भी आप कर सकते हो. इरोडोप नीट के हिसाब से इरोडोप काफ़ी हाई लेवल है. अगर आप JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हो साइड बाय साइड, देन यू कैन डू इट. इरोडोप वैसे ही बहुत ज़्यादा हाई लेवल है, सो यू कैन स्किप. SC वर्मा यू कैन सॉल्व फॉर नीट ऑल्सो एंड फॉर JEE. SC वर्मा बहुत अच्छी बुक है, तो ये आप सॉल्व कर सकते हो. तो SC वर्मा आप अगर अच्छे से कर लोगे तो आपका ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है. एंड ऑल्सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सबको करने के पहले आपको क्या करना है, आपको NCERT करना है. ये इम्पॉर्टेंट है, ये मस्ट है, मस्ट. NCERT आपको करना है फॉर फिज़िक्स ऑल्सो. जो भी बच्चों को लगता है या फिर उनको गाइडेंस मिलती है कि फ़िज़िक्स नहीं करनी चाहिए, प्लीज़ आप फिज़िक्स के लाइन बाय लाइन, ठीक है, लाइन बाय लाइन आप पढ़ो उस फिज़िक्स बुक को. एंड ट्रस्ट मी, आपको सब समझ में आने लगेगा. आप थ्योरी कंप्लीट कर लोगे उसका, एंड देन आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन अ मच बेटर वे. ओके. बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आपको फिज़िक्स की बुक में अगर आप NCERT पढ़ोगे तो आपको समझ आ सकता है. एंड वहाँ पे एक फिज़िक्स की बुक में हर चैप्टर के बाद यहाँ पे एक नोट होता है ब्लू लाइन में, जहाँ पे कुछ कुछ साइंटिस्ट के बारे में दिए होते हैं या फिर कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह दी होती है, जिससे डायरेक्ट आपके नीट एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है. तो इसमें प्लीज़ अवॉइड मत करो, कोई भी बुक NCERT को अवॉइड मत करो. आप आराम से फिज़िक्स की बुक पढ़ लो. अगर आपको लग रहा है कि आपको SC वर्मा सॉल्व करना है एंड इरोडोप सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप फिज़िक्स की बुक NCERT कंप्लीट कर लो. देन इफ़ यू हैव इनफ टाइम, देन आप ये सब भी कर लो, कोई बात नहीं है, ठीक है. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप NCERT के इंटेक्स क्वेश्चन साइड हॉट जो लास्ट वाले क्वेश्चन होते हैं उन सबको पहले कवर करो, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट मस्ट है, आप इसको टाइम दोगे कोई भी हालत में. सेकंड, ठीक है, सेकंड आपको क्या करना है, सेकंड आपको ये करना है कि आप सब बच्चे क्या होते हैं कि NCERT, चलो NCERT के बारे में पहले बता देती हूँ. एक तो फिज़िक्स की बात होगी, केमिस्ट्री में तो होल आपको पता ही है NCERT होगा. एंड आपको तो बायोलॉजी के लिए ऑलरेडी पता है कि बायोलॉजी में तो 100% NCERT ही होता है. NCERT के बाहर क्वेश्चंस नहीं होते हैं. एक दो बार 2017 में पूछा गया था, बट उसके अलावा सिकल सेल अनीमिया या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं होता है NCERT से, ठीक है. सेकेंड आपको ये करना है कि आप जब NCERT पढ़ो तो उसके शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी तैयार रखो, शॉर्ट नोट्स, ठीक है. कैसे शॉर्ट नोट्स तो ऐसा नहीं कि कुछ कुछ स्किप कर दिया, ऐसा नहीं. जैसे देखो, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देती हूँ आपको कि कैसे आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बुक पढ़ आप एक चैप्टर पढ़ लिया आपने, ठीक है. जैसे कि आपने आपने एक चैप्टर पढ़ा और उसमें काफ़ी सारे साइंटिस्ट के नेम हैं एंड बहुत सारी डिस्कवरीज हैं एंड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हैं. तो आप ऐसे कर सकते हो, आप एक टाइमलाइन टाइप बना सकते हो अपने नोटबुक में, जहाँ पे भी आपका नोट्स है एक ही नोट्स बनाना, उसी में ही आपको रिवाइज करना है. ज़्यादा इधर उधर नोट्स बनाओगे तो प्रॉब्लम हो सकता है एग्ज़ाम टाइम में. देखो, अगर आप बुक में करते हो, नोट्स बनाते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप एक कॉपी तो रखना चाहिए आपको नोट्स के लिए. आपको ना इस टाइप से लाइन ड्रॉ करना है टाइमलाइन के लिए. देखो, ऐसे आप लाइन ड्रॉ करोगे टाइमलाइन अगर आपको बनाना है तो, ठीक है. यहाँ पे बेसिकली क्या होगा आपका, इधर देखो, अगर यहाँ पे 1869, ठीक है,
फ्रेडरिक मिशर आए थे, उन्होंने डीएनए एज अ एसिडिक बताया था, न्यूक्लिन, ठीक है। एंड देन फिर कब आया था, 1953 में आपका मॉरिस विल्किंस, ठीक है। रोजालिन फ्रैंकलिन, यहाँ पे डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए दिया था। उसके बाद आपका 1926 में क्वेस्ट टू फाइंड डीएनए जेनेटिक मटेरियल आपका स्टार्ट हुआ था। एंड देन इरविन चारगैफ ने क्या किया था, A+T G+T=1 होता है, ये बताया था। एंड देन 1928 में क्या हुआ था, आपका जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के जो थे, उन्होंने स्टेप्टोकोकस निमोनिया पे काम किया था, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपका 1933 से लेकर 44 में आपका ऑसवाल्ड एवरी, MC मैक्लॉइड एंड कॉलिन मैक्लॉइड एंड MC कार्टी, ये सारे आए थे। इन्होंने क्या दिया था, जेनेटिक मटेरियल थॉट टू बी एज अ प्रोटीन, बायोकेमिकल नेचर ऑफ प्रोटीन, इस टाइप से उन्होंने बताया था। एंड देन आपका फिर नीचे ऐसे करोगे, उसके बाद आप देखोगे कि 52 में कौन आए थे, अल्फ्रेड हार्शी एंड मार्था चेस। उन्होंने क्या किया था, आपका वायरसेस को के हेल्प से पता लगाया था कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। फिर 1953 में सेमी कंजर्वेटिव हुआ था, वॉटसन एंड क्रिक। एंड ऑल्सो 1958 में विशिया फाबा एक्सपेरिमेंट हुआ था, जो टेलर एंड कलिक ने किया था। एंड देन 1958 में मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाहर ने N14 बैक्टीरिया पे अपना काम किया था। तो इस हिसाब से देख रहे हो, एक टाइमलाइन आपने बना लिया। देखो कितने, एक ही पेज में आपका सब कुछ हो गया ना कंप्लीट, जितने भी आपके एक्सपेरिमेंट्स है सब कुछ है वो एक ही पेज में हो गया। तो इससे क्या होगा, आपके जितने भी एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, किसने कब क्या किया था, हिस्ट्री, टाइमलाइन, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो आप एक जेनेटिक्स का पूरा ही आप एक टाइमलाइन बना सकते हो, जिसको आप लास्ट एंड पे एग्जाम के एक दिन पहले भी रिवाइज कर सकते हो। ये काफ़ी सारे बच्चे ना मिस कर देते हैं। क्या होता है, एग्जाम टाइम में इतना रश होता है, इतनी जल्दी हमें याद करना होता है, तो अगर एक पेज में ही आप ये सब लिख दोगे और कहीं पेस्ट भी कर दोगे, तो आप रोज करके याद कर सकते हो। तो आपके सारे जो चैप्टर्स हैं वो सब लिंक्ड है एक दूसरे से, कि कब डिस्कवरी हुआ था एंड क्या डिस्कवरी हुआ है। सो आप उसको एक जगह साथ में ऐसे करके हिस्ट्री टाइमलाइन की तरह बना दोगे फ्लो चार्ट, देन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी होगा एग्ज़ाम के टाइम में याद करने में, राइट। एग्ज़ाम के टाइम में रिकॉल करने में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिल सकती है। देन ये तो हो गई कि आपको कैसे नोट्स बनाना है, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम बात करते हैं, काफ़ी सारे बच्चे ऑनलाइन मटेरियल से पढ़ते हैं। तो आई सजेस्ट कि आप अगर ऑनलाइन से पढ़ रहे हो तो वेल एंड गुड, लेकिन ऑनलाइन मटेरियल से पढ़ने में क्या होता है, कभी कभी ऑनलाइन मटेरियल, जैसे कि बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन पे अवेलेबल होते हैं मटेरियल्स, लेकिन ऑनलाइन में बेसिकली एक बात प्रॉब्लम क्या होती है कि आप एग्ज़ाम टाइम पे उसे ये नहीं कर सकते हो, एग्ज़ाम टाइम पे फिर से उसे नहीं पढ़ सकते हो। तो इसलिए आप ऑनलाइन मटेरियल को काफ़ी ज़्यादा अवॉइड ही करके रखो। आप नोट्स उसके बना लो, जिसको आप नोट्स बनाकर PDF बना लो, ताकि आप उसे आपका एंड में रिवाइज करने में काफ़ी ज़्यादा इजी हो। देन आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपने नोट्स बनाए हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे नोट्स बना लिए आपने, फर्स्ट जब आप NCERT या फिर केमिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे आपने काफ़ी नोट्स बना लिए। एंड जो ब्लैक मार्क में है उसको तो बनाना ही है। देन यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे कि आपका एक नोटबुक है, तो यहाँ पे आप जो स्टिकी नोट्स हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स वगैरह लिख कर यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, ठीक है। इसमें आप बहुत सारे स्टिकी नोट्स वगैरह चिपका सकते हो उसी नोटबुक में, ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले उसे रिकॉल करने में। तो एक ही मंत्र है इसे एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। अगर बायोलॉजी की बात करें तो हमें रिवीजन बहुत ज़्यादा मस्ट है, रिवीजन करना ही होगा। इसके लिए एक नोटबुक बनाओ, उसमें ही आप अपने सारे नोट्स बनाओ। NCERT बेस्ड नोट्स होने चाहिए, कुछ एडिशनल मटेरियल है तो उसमें स्टिकी नोट्स से चिपका लो, ठीक है। आप अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में भी सेम NCERT के ही क्वेश्चंस वगैरह, जितने भी बेसिकली कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, उसको भी आप स्टिकी नोट्स के थ्रू चिपका सकते हो। फार्मूलाज जो भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, उसमें आप स्टिकी नोट्स में फार्मूलेज वगैरह चिपका सकते हो। एंड ऑल्सो अगर आपके कोई डायग्राम वगैरह है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस टाइप से अगर आपका डायग्राम है, इसमें फिजिक्स में डायग्राम्स होते हैं ना बहुत सारे आपके, तो वो सब आप कर सकते हो, ठीक है। स्टिकी नोट्स के थ्रू आप चिपका सकते हो। आपका जो मैग्नेटिक वाला पार्ट में एक डायग्राम होता है, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी एंड ऑल्सो कोर्शन और इस टाइप से।
परमानेंट मैग्नेट और टेम्प्ररी मैग्नेट्स, वो भी आप इसमें दिखा सकते हो एक स्टिकी नोट्स बनाकर। तो जितने भी आपको लग रहा है कि एग्जाम में आ सकता है वो सबके आप स्टिकी नोट्स बना के जब चिपका लोगे अपने नोटबुक में, तो आपको रिवाइज करने में बहुत काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं हर साल, और मैक्सिमम आपके अगर आप रिवाइज कर लोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ये तो रही आपके नोट्स बनाने की स्ट्रैटेजी एंड ऑल। एंड अगर मैं बात करूँ कि आपका प्रिपरेशन, चलो नोट्स ही बना लिया आपने, सब कुछ आपका रेडी है, रिवीजन भी कर लिया, लेकिन उसके बाद अगर आप मॉक नहीं दोगे तो आपका बेनिफिट नहीं होगा। तो आप मॉक्स के लिए जब स्टार्टिंग के पीरियड में आप जब प्रिपेयर कर रहे हो, तो मॉक्स में आप अपना आप वीक में 2 मॉक्स तो ऑलरेडी दो, ठीक है, 2 मॉक्स दोगे। थोड़े टाइम करते करते आपका मॉक में देने में इतना इंटरेस्ट हो जाएगा कि आप एक दिन में ही 2 मॉक्स देने लगोगे, 1 डे में 2 मॉक्स। ठीक है, देख लेना, अगर आप वीक में देते हो, आपका फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ गया तो आपको देने का मन करेगा मार्क्स, आपको देखने का मन करेगा कि कितने सारे बच्चे मेरे से आगे हैं एंड मुझे कितना अच्छा परफॉर्म करना है। आपके अगर मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पा रहे होंगे तो आपको, आपके माइंड को बुरा लगेगा कि ये क्या हो रहा है, मेरे मार्क्स इंप्रूव क्यों नहीं हो रहे हैं, बाकी सारे बच्चे आगे निकल रहे हैं, मैं नहीं कर पा रही हूँ या फिर कर पा रहा हूँ। तो आपको माइंड को ऐसा रियलाइज़ कराना है कि यू हैव टू प्रिपेयर हार्डर, आपको सबसे हार्ड और ज़्यादा प्रिपरेशन करना है, बिकॉज दे आर डूइंग एक्सेप्शनली गुड। ओके, ये आपको अपने माइंड को याद दिलाना है। ठीक है, ये तो हो गई मॉक टेस्ट की बातें कि मॉक टेस्ट में आपको परफॉर्म करना है, मॉक टेस्ट के बाद एनालाइज भी करना है उसे, उसी टाइम पे एनालाइज कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज बाद में आप भूल जाओगे कि आपने क्या मिस्टेक किया था किस चैप्टर में। फर्स्ट सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हो ताकि आपको टाइम के हिसाब से हो, लाइक 1 आवर में आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो फॉर फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, बिकॉज काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं वो स्कोर नहीं कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ओके, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम ले लो, लेकिन नीट में भी टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सारे क्वेश्चंस आपके आजकल तो एसेशन रीज़न होते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके आपको याद करना पड़ता है कि किस बुक में किस पार्ट में था, क्योंकि इतना सिलेबस होता है यहाँ पर। तो आपको ऐसा भी नहीं कि आप तुक्का लगा सकते हो, यू हैव टू बी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना होगा, बिकॉज एक मार्क्स भी आपको आपके रैंक को काफ़ी ज़्यादा नीचे पहुंचा सकता है। तो यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट इट। इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा करना होगा इसमें। टाइम मैनेजमेंट आप 1 आवर में ही ट्राई करो कि आप क्वेश्चंस कर लो कंप्लीट। ठीक है, बायोलॉजी के लिए 20 मिनट्स में टाइम में बिल्कुल याद होना चाहिए कि किस चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, इस टाइप से आप कर सकते हो। फिफ्थ आप क्या कर सकते हो, बेसिकली अवॉइड करो कि क्या अवॉइड करना है, ओवर थिंकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर थिंकिंग आपको नहीं करना है कि मेरा हो नहीं पाएगा, काफ़ी सारे बच्चे आगे निकल गए एंड ऑल दैट। ये आपको मॉक टेस्ट अगर दोगे, आपके माइंड को सोचने दो ये सब चीज़, मॉक टेस्ट देने के बाद आप मत सोचो ये सब। ठीक है, ओवर थिंक मत करो कि क्या होगा एग्ज़ाम में, ये मत सोचो कैसे मैं अपने मार्क्स को इम्प्रूव करूँ, इम्प्रूवमेंट पे ज़्यादा आप ध्यान दो। ठीक है, इम्प्रूवमेंट पे जब आप ध्यान दोगे तो आपका ऑटोमेटिकली आपका जो फ्लो है वो बढ़ेगा और आप अच्छा परफॉर्म करने लगोगे। ठीक है, जो फाइनल आपका एग्ज़ाम होगा उसमें अच्छा परफॉर्म करोगे, डेफिनेटली करोगे। ठीक है, देन आपका हो गया कि वीकेस्ट, जो वीक एरियाज़ हैं उसको फाइंड आउट करो आप। ये आप एनालाइज जब करोगे उस टाइम पे करो। एंड जब भी आप वीकेस्ट एरिया को फाइंड आउट करो, लाइक आप देख रहे हो कि मेरा सेमीकंडक्टर अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करो, सेमीकंडक्टर अच्छा नहीं है मेरा, तो ऑनलाइन वीडियोस देख लो एंड यूट्यूब पे लेक्चर्स देख लो। ठीक है, कोई एनिमेशंस देख लो, उसके निमोनिक्स वगैरह जो अगर हैं, निमोनिक्स वगैरह अवेलेबल हैं इंटरनेट पे तो वो देख लो। मतलब अलग अलग पिक्चर्स के थ्रू समझने की कोशिश कर लो, या फिर गेम्स के थ्रू समझने की कोशिश कर लो, कुछ भी, या फिर डिस्कशन कर लो अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर कुछ भी ऐसा सेमिनार वगैरह देख लो। यहाँ पे आपको ना अलग अलग तरीके ट्राई करने होंगे, बिकॉज वी डोंट नो कि हमारा लर्निंग स्टाइल क्या है, लर्निंग स्टाइल हमें नहीं पता। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो ऐसा मत करो कि आप उसे समझो ही ना। ऑल्सो क्लास में आप क्या करो, क्लास में आप क्वेश्चंस पूछने से डरो मत। जब भी आपको कुछ क्वेश्चंस अगर नहीं आ रहा है एग्ज़ाम में, क्लास में कुछ भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप डरो मत किसी क्वेश्चन पूछने के लिए टीचर से। आप तुरंत क्वेश्चन पूछो वहाँ पर,
क्योंकि आप अगर अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे अपना तो बाद में आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम होगी। अगर आप अभी सोचोगे कि लोग मेरे पे हंसेंगे, अगर मैं क्वेश्चंस पूछूंगा या पूछूंगी तो लोग मेरे पे हंसेंगे, तो बाद में आपका जो रिजल्ट आएगा वो भी अच्छा नहीं आएगा। तो आप अपने एंड रिजल्ट पे फोकस करो रादर देन थिंकिंग अबाउट कि लोग मेरे पे क्या हंसेंगे एंड ऑल डैट। इसके अलावा आप अपने रिजल्ट पे फोकस करो, ठीक है। एट्थ, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एम क्या है। एम आप क्लियर रखो, ठीक है। आपको मेडिकल करना है, क्यों करना है ये भी आप सोचो माइंड में। पैसे के लिए, सिर्फ मनी के लिए नहीं करो। आप आपके अंदर आपके अंदर वो चीज़ है कि मुझे सबको ठीक करना है, हेल्थ इम्प्रूव करना है इंडिया का, देन यू कैन डू इट। ऑल्सो मनी के लिए ये प्रोफेशन आप ज़्यादा मत करो। मनी के लिए काफ़ी ज़्यादा अलग अलग प्रोफेशंस है, तो अपने आप से पूछो। ऑल्सो ये तो हो गई आपकी कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके बाद ये है कि ड्रॉप अगर जो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं, 2-3 साल में भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनका नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि जैसे आप एग्ज़ाम देते हो अपना 12th का, ठीक है, 12th का एग्ज़ाम अच्छे से दो, बिल्कुल थ्योरी वगैरह सब कुछ पढ़ो, एनसीईआरटी बुक पूरा पढ़ो, इसमें कुछ कमी मत करो। बिकॉज अगर इस टाइम पे आप नहीं पढ़ोगे ना तो बाद में फिर कवर नहीं कर पाओगे कभी। तो एनसीईआरटी तो आप पूरा करो, क्योंकि एग्जाम में एनसीईआरटी बेस्ड, थ्योरी बेस्ड बहुत कुछ पूछा जाता है। एंड प्लीज़ अपने जो स्कूल में जो भी पढ़ाया होता है, तो ऐसा मत सोचो कि स्कूल में तो थ्योरी हो रहा है एंड प्रैक्टिकल मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। इतना ओवर कॉन्फिडेंस मत हो कि मुझे सब कुछ आता है, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस भी कभी कभी लूज़ कर देते हैं ग्रेड्स को। तो ओवर कॉन्फिडेंस ही मत हो कि मुझे सब आता है, मुझे स्कूल का क्या ही होगा पढ़ के, मैं सिर्फ अपना इरोडोम एंड एससी वर्मा सॉल्व करूँगा या करूँगी। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, आपको सब कुछ कवर करना है, टीचर्स की बात सुनना है। चलो ठीक है, देखते हैं इसके बाद। जैसे 12th में आपने एग्ज़ाम दिया, ठीक है। आप एग्ज़ाम दिया, आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट आप दोगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्लियर नहीं हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट दिया, उसमें भी नहीं हुआ, थर्ड अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके टोटल 2 ईयर्स यहाँ पे लगे, ठीक है। तो देखो, आप 12th के बाद काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाएंगी। लाइक आपको बीटेक करना है, या बायोटेक्नोलॉजी करना है, या आपको बीएससी करना है विथ लाइफ साइंस, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। या फिर आयुर्वेदिक सर्जरी वाला जो वो करना है, या फिर आयुर्वेदिक करना है, या फिर होम्योपैथी करना है, BHSM। तो ये सब करने के लिए आपको ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन आपको चूज़ करना है कि आपको क्या करना है। अगर आपको ये सब में से कोई किसी में इंटरेस्ट है तो फिर आप जाओ, क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बैचलर करके जॉब मिल जाएगी, आपको बीटेक करना होगा। बायोटेक्नोलॉजी अगर कर रहे हो तो ये तो जेई मेंस के लिए है, तो अलग ही है। बट अगर मैं साइंस बायोलॉजी की बात करूँ तो बीएससी करोगे, उसके बाद एमएससी करोगे, उसके बाद पीएचडी करोगे, एमफिल करोगे, रिसर्च करोगे, और फिर आप प्रोफेसर ही बन सकते हो रिसर्च करने के बाद। तो काफ़ी ज़्यादा होगा। इसलिए आपको क्या करना है, आपको पहले देखना है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, उसके बाद आप करो। एंड ऑल्सो ये सब लेने के बाद भी अगर आपका होता है, अगर आप इन सब में सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर आप बीएससी लाइफ साइंस में ले सकते हो। लेकिन देखो, अगर आप कोई कॉलेज से कर रहे हो तो आपका टाइम तो जाएगा, ठीक है। अगर आप डीयू कॉलेज से कर रहे हो या फिर कोई अदर कॉलेज, तो आपको 1 मिनट भी आपके इतने असाइनमेंट्स होंगे, इतने प्रैक्टिकल्स होंगे कि आप और चीज़ों के लिए फोकस ही नहीं होगा आपका। आपको सोसाइटी में पार्ट लेने का मन करेगा, लोगों के साथ घूमने का मन करेगा, अपने क्योंकि सोशल आप एक्टिव हो जाओगे सोशली, तो आप और सारे काम नहीं कर पाओगे। इसलिए आप एमबीबीएस की प्रिपरेशन भी उतने अच्छे से नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है तो आप इन सबको अवॉइड करो। 12th के बाद जो रिलेटिव्स अगर कुछ बोल रहे हैं आपको कि क्या हुआ, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, घर में बैठे हो, तो इन सबको अवॉइड करो। अपना फुल ऑन प्रिपरेशन जारी रखो। 2 ईयर्स तक एटलीस्ट दो अपना फुल प्रिपरेशन, ठीक है। फुल प्रिपरेशन दो, अपने आप से बोलो कि 2 ईयर्स के बाद मैं नहीं करूँगा, बस 2 ईयर्स तक ही है। 2 ईयर्स के बाद अपना स्कोर देखो। अगर आपके स्कोर्स इंप्रूव हुए हैं, 600 तक आ रहे हैं प्लस, तो फिर ठीक है, या फिर 500 तक भी आ रहे हैं तो फिर एक और ड्रॉप ले सकते हो अगर आपको लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट होगी। लेकिन अगर इसमें भी आपका नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ आप इसके बाद सोचो कि आपको इन सब में किस में ज़्यादा इंटरेस्ट आया है, देन आप अपना डिसीजन लो। एंड 2-3 ईयर्स के बाद आप खुद से पूछ कर अच्छे से डिसीजन लो, बिकॉज इसके बाद थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है।
एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, एंड अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड ऑल्सो ये तो रही हमारी बातें, लेकिन आप खुद के बारे में बता सकते हो कि आपका क्या डिसीजन, आपका क्या ओपिनियन है इसके रिगार्डिंग। सो येस, थैंक यू सो मच एंड बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए एंजॉय करो।